संघ शिक्षा वर्ग किया आपने और वर्ग करते ही जो है वो आपातकाल लग गया। क्या घटना है? क्या कुछ कैसे रहा? आपका भी जेल जाना हुआ? हाँ, वो तो एक बड़ी बात की कहानी है, लेकिन शुरुआत तो यहाँ से होगी कि 23 तारीख को हम लोग झुंझुनू से जब भरतपुर पहुँचे और तभी वो जिस तरह के देश के हालात थे अखबार में पढ़ते थे और जो संघ के कारण कहिएगा या छात्र नेता के छात्र राजनीति के कारण कहिएगा, वो जानकारी मिलने लग गई थी कि भाई बिहार में और गुजरात में जो आंदोलन चल रहा है उसकी दिल्ली तक पहुंच हो गई है और दिल्ली में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है। और राजनीति में इंदिरा जी को वो जो रायबरेली का जो चुनाव था हुआ था उनका, जिसको वहाँ के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था, उससे जो स्थितियां बन रही थी उससे हम हालांकि बहुत छोटे थे, कोई बहुत ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन लग रहा था कि देश में कुछ उथल पुथल है और एक दूसरे से जानकारी मिलने के बाद लगा कि कुछ होने वाला है। अच्छा। और उसके कोई 3 दिन बाद ही 25 तारीख की रात को इमरजेंसी लग गई। अब इमरजेंसी लगने के साथ ही ये चर्चा शुरू होगी कि शायद संघ पे भी प्रतिबंध लग सकता है। तो इस संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं संघ कार्यालय में जाते ही थे, रेगुलर थे, ओटीसी करके आए थे, तो एक दायित्ववान कार्यकर्ता की जिम्मेदारी भी थी। तो संघ कार्यालय का जो सामान था उसमें से कुछ 2 बक्सों में जो सामान रखा गया उसमें पुस्तकें थी, कुछ रजिस्टर वगैरह थे, वो ले जाने की मुझे भी जिम्मेदारी दी गई कि नहीं आप अपने घर पे ले जा करके छुपाइएगा। अच्छा। तो शायद मैं 2-4-5 दिन बाद ही होंगे, 26 के बाद में 2-4 दिन बाद ही हम 2-3 मित्र जो लोग ओटीसी गए थे वो ही सब गए और रिक्शे में सारा सामान लाए और हमारा ला करके घर में छुपा दिया। अच्छा। 3 दिन बाद ही जब पुलिस 4 तारीख को शायद 4 जुलाई को संघ कार्यालय पे संघ पे प्रतिबंध लग गया, उसके बाद ज्यादा कहना चाहिए धरपकड़ शुरू हो गई पुलिस की। और जो मित्र मेरे साथ ओटीसी में गए थे और जो सामान लेके आए थे उनमें से एक सीआईडी ने किसी एक व्यक्ति को पकड़ लिया। अच्छा। उसका नाम था उत्तम राज। उत्तम राज। वो बाद में वो भी आज पत्रकार हैं। अच्छा। गाजियाबाद में है। और उनको वो पुलिस पकड़ के ले गई, मारपीट की, धारधोस की और उनके साथ जिस तरह की पुलिस का व्यवहार होता है वर्ता उन्होंने किया दमन चक्र के तहत जो भी है। और उनसे वो उनको लोग उगलवा लिया। उन्होंने कहा मेरी और कोई जानकारी में नहीं है सिवाय इसके कि हम संघ कार्यालय से 2 बक्से लाए थे जो राजेंद्र के घर पर हैं। अच्छा, तो उन बक्सों ने जेल तक पहुंचा दिया आपको भी? नहीं, मुझे नहीं पहुंचाया, उससे पहले मेरे पिताजी को ले गए पुलिस पे। अच्छा। तो रात को पुलिस आई, देखा बक्से हैं, बक्सों में कुछ है नहीं खास बात, चले गए। पिताजी ने रात को पिताजी आए तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, लेकिन मैं उस दिन पहले ही मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं घर छोड़ चुका था। अच्छा। जो भी संभावना रही होंगी मुझे याद नहीं आ रहा क्या कारण, लेकिन मैं घर पर नहीं था और फिर मैं अगले दिन आया भी नहीं। लेकिन अगले दिन पुलिस आई, 2 बक्सों को भी लिया और मेरे पिताजी को भी। अच्छा। और इस दबाव में कि लड़के को तुम बताओ, क्योंकि वो लड़का रात से नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं एक्टिव है। इस संभावनाओं के तो मेरे पिताजी को ले गए और 3 दिन तक उन्होंने उनके साथ जो पुलिस का तरीका होता है 3rd डिग्री उन्होंने किया। वो अस्थमा के पेशेंट थे। तो वहाँ उस समय कोतवाली में पुताई रंगाई पुताई का काम चल रहा था। उनके साथ गलत व्यवहार, मारपीट की और फिर उनसे मजदूर का काम करवाया। और अस्थमा के पेशेंट थे तो वो शायद सीलन का असर रहा होगा कि उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। 3 दिन बाद राजनीतिक इधर उधर से मेरी माताजी के प्रयासों से, किसी के उनके पुराने दोस्तों के प्रयासों से वो बात बनी और 3 दिन बाद उनको छोड़ा गया और वो 10 दिन हॉस्पिटल में रहे, काफी परेशानी से गुजरे। 10 दिन बाद वो घर आ पाई, मतलब बहुत ही उनके साथ हुआ। तो और इसके कारण वो इतने नाराज हुए कि जब मैं बाद में जब संघी की तरफ से, मैं तो खैर भूमिगत ही हो गया और भूमिगत के कारण मेरे घर पे आना जाना बंद हो गया। लेकिन जब 14 नवंबर से संघ ने तय किया कि सत्याग्रह करना है तो मैं भी उसके बाद में एक जत्थे में जेल गया। तो मेरे पिताजी कभी मुझसे मिलने नहीं आए। मैं जेल में रहा 3 महीने से ज्यादा मैं रहा, वो कभी मिलने नहीं आए। लेकिन मेरी माँ हर मिलाई के दिन जो संडे था, आंधी चूके मेह चूके, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं हुआ। वो हमेशा लेके आती थी, हमेशा आती थी और साथ में जो उनकी श्रद्धा थी, समर्थ थी, समझ थी, कभी मूंगफली, कभी पेठा, कभी कुछ और चीजें लेके आती थी। वो ये एक जोरदार घटना है, ये तो एक बड़ा मतलब घटना थी जो मेरे पिताजी के साथ हुई। लेकिन जेल की एक बहुत जोरदार घटना है। हमारे जो बड़े साथी थे, वरिष्ठ साथी थे, उन लोगों ने पहले 6 महीनों में बहुत आंदोलन किए
और धरना प्रदर्शन किए, अनशन किया। उसके कारण वहाँ पर जेल की स्थितियों में बहुत सुधार आ गया था। पहले जो हमारे जो बड़े साथी गए थे, जो पहले जो लोग गए थे, उन सबको चने खाने को मिले, रोटियां सूखी मिली, दाल का पानी मिला, सूड़ी गली सब्जियां मिली। बहुत बुरी स्थितियां थी। और जैसे कि जेल की फिल्मों में दिखाते हैं या हम जो सुनते हैं, हाँ। जेल सजा की चीज है, तो वो सब सजा भोगी उन्होंने। लेकिन बाद में उन सब लोगों ने संघर्ष किया और कहा कि हम आम कैदी नहीं हैं, हम राजनीतिक बंदी हैं, और जेल के मैनुअल के हिसाब से हमें जो कैटेगरी है, बी कैटेगरी है, उसके हिसाब से हमें सुविधाएं दो। तो उन्होंने आंदोलन करके वो सब स्थितियां पाली। हम जब तक गए, मैं दिसंबर में गया, तब तक स्थितियां बहुत सुधर गई थी। हमारी अलग बैरक थी और अलग बैरक में हमारे लिए खाने का अलग व्यवस्था थी सबकी। करीब हम लोग 50 के करीब लोग थे उस समय। कुछ मीसा में थे, कुछ DIR में थे। और उस दौरान एक बहुत जोरदार घटना घटी। मेरी माँ हमेशा मिलने आती, तो वो जैसे मैं बता रहा था भी केला पेठा कुछ ना कुछ लेके आती थी, किलो 2 किलो मात्र होती थी। तो मिलाई के समय जो बाहर जो संतरी होते हैं पुलिस के, वो जो जेलर जे, मैं उन सबको खिला देता था, ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ। अच्छा। तो शायद माँ ने शुरुआत के 4-5 बार तो उन्होंने कुछ नहीं टोका, लेकिन एक दिन वो फट पड़ी और वासी सी बोली कि मैं जब भी लाती हूँ तो कुछ नहीं खाता, सब यहाँ बांट देता है। तो मैं चौंका, मैंने कहा हाँ मैं बांट देता हूँ। तो उनको लगा कि ये क्यों नहीं खाता, तुम क्यों नहीं खाते हो, तू क्यों नहीं खाता है। तो मुझे याद आने लगा कि मेरी माँ को जेल के बारे में पता है, क्योंकि मेरे दादाजी इसी जेल में, सेवर जेल में कंपाउंडर रहे थे। अच्छा। और मेरे पिताजी मजदूर नेता के नाते इस जेल में कई बार आ चुके थे। तो हमारे घर में जेल में का जो वातावरण होता है और जेल में किस तरह से लोग सुविधाएं हासिल करते हैं, इसकी चर्चाएं हमारी दादी हमें सुनाती थी। अच्छा। उनका एक वो बहुत ही सुनाती थी कि जो डकैत होते हैं, जो मतलब खुकार अपराधी होते हैं, वो जादूगर की तरह चांदी का सिक्का गाल में से निकालते हैं और कंपाउंडर को या डॉक्टर को देते हैं, और फिर बीमारी का बहाना बना के उनसे दूध सुविधाएं, ताकि सशर्म की जो सजा होती है, वही कैदी को मेहनत करनी पड़ेगी, उससे छुटकारा पाते कि तो बीमार आदमी इसको नहीं किया है। तो उन सबको मुझे याद आने लगा कि मेरी माँ को सब कहानियां याद है। तो मैंने कहा कि माँ ऐसा नहीं है, मैं क्या खाता हूँ ये बताता हूँ आपको। तो मैं संडे था, मिलाई के दिन संडे ही होता था, और उस समय तक स्थितियां ऐसी बदल गई थी कि संडे के दिन जो हम सब लोग थे वो मिलकर के कुछ ना कुछ विशेष खाना बनाते थे। तो उस दिन दाल बाटी चूरमा बना था। अच्छा। मैं तेज कदमों से अंदर गया बैरक में अपनी में, और एक थाली में वो सामान लेके आया, और मैंने कहा मैं कि माँ मैं ये खाता हूँ। अब तक माँ फूटी पड़ी थी और गुस्से में थी, बहुत ही अंदर थी। अब उनकी स्थितियां बड़ी विचित्र हो गई। उनके चेहरे पे एक तरह के रंग, मतलब रंग धनुष आने लगे, एक से एक रंग बदलने लगे, इंद्रधनुष जैसा हो गया कि क्या कहे। और रुआसा फिर अब एक पहले रुआसा दूसरा चेहरा था, अब एक अंदर से खुशी लगी होगी, मुझे ऐसा लगता है। और उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं खाती, और मैं इसे मोहल्ले वालों को खिलाऊं। अच्छा। जो ये कहते हैं कि तुम्हारे बेटे को तो पैरों से गुथी हुई पैरों से गुथी हुई आटे की रोटियां मिलती होंगी, दाल जैसी पतली जैसी पानी जैसी दाल मिलती होगी, सड़ी गली सब्जी मिलती होगी। उनको बताएंगे कि बेटा अच्छा खा रहा है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने पोटली सी या अखबार में, जिसमें मुझे याद नहीं आ रहा, अखबार में बांधा या कागज की पोटली, मतलब जो भी था, उसको बांधा और ले गई। हर बार की तरह अगली बार भी माँ आई, संडे फिक्स था उनका आना। और आपको जानकर हो ताजुब हुआ कि मेरी माँ सर्विस करती थी, तो 5 आदमियों का हम 4 भाई बहन हैं, एक बहन और 3 भाई। और इस जाने से पहले, नौकरी से पहले, वो हमेशा खाना बना के जाती थी। तो ये भी जिम्मेदारी थी, और साइकिल से जाती थी करीब 7 किलोमीटर दूर घर से। अच्छा। लेकिन संडे का दिन फिक्स था कि वो 12-1 बजे मिलाई में आएंगी। जब वो आई तो उनके हाथ खाली थे। अच्छा। न केला था, न पेठा था, कुछ नहीं था। आते ही उन्होंने पिटारा खोल दिया कि मोहल्ले में कौन क्या कह रहा है, मैंने सबको बांटा। अच्छा। वो सारी बात, वो प्रसाद मैंने वो सबको खटाया और बताया कि मेरा बेटा हुआ ये खाता है। तो ये एक घटना घटी, बहुत ही मतलब जो जेल के हिसाब से नहीं होती है अमूमन, लेकिन एक स्पेशल हमारी स्थिति बन गई थी। हमारे जो वरिष्ठ साथी थे, उन्होंने जेल के मैनुअल की कमियां निकाल के जो है उनका सही तरीके से किया। आपको जानकर ताज्जुब होगा, जेल के मैनुअल में लिखा हुआ है ब्रेड। ब्रेड का मतलब होता है ब्रेड जो स्लाइस आती है।
वो लोग रोटी देते थे। हाँ। तो हमारे बड़े साथियों ने कहा नहीं, हम तो जेल के मैनुअल के हिसाब से दीजिए, ब्रेड लाइए, ब्रेड लाइए। ब्रेड लाइए। अब ब्रेड की कीमत उस समय शायद 1.5 रुपए होगी और गेहूं की कीमत बहुत कम थी। हाँ। तो उससे एक्सचेंज करते थे। अच्छा। ये अंदर व्यवस्था हुई। ब्रेड के मुकाबले जो है वो गेहूं ले लिए जाते। गेहूं ले लिए जाते थे, तो उससे सुविधा, और उसकी जगह सब्जी आ जाती थी, घी आ जाता था, मतलब उसके एक्सचेंज होता था। तो ये एक क्योंकि हमारे अधिकतर साथी वकील रहे थे। और तो मुझे लगता है कि ये जो राजेंद्र जी विषय बता रहे हैं इसके पीछे मूल बात है शिक्षा। और जैसे बता रहे हैं कि बहुत से वरिष्ठ साथी वकील रहे हुए थे, लेकिन जेल का मैनुअल क्या है और फिर उसका ज्ञान होना, ज्ञान के साथ पूरे आत्मविश्वास के साथ में सक्षम स्तर तक उस बात को पहुंचाना। मुझे याद आती है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक कथन है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो चाहे आप विषम परिस्थितियों में भी हों, चाहे शासन प्रशासन सरकार आप पर जुल्म करने की ठान रखे हों, लेकिन फिर भी आपके पास शिक्षा है तो आप बिल्कुल शेरनी का दूध पी रहे हैं। इसलिए शिक्षा का प्रचार प्रसार, शिक्षा का व्यापक जो है पहुंच, ये बहुत जरूरी है।